हेलो बच्चों, आज हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के मैथमेटिक्स सिलेबस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इसमें हम लोग वास्तविक संख्या के गुणों और इन पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, जिसके आधार पे इसके सवालों को हल करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले वास्तविक संख्या की परिभाषा जानेंगे कि वास्तविक संख्या होते क्या हैं। तो वास्तविक संख्या के परिभाषा को हम पहले समझते हैं। तो वास्तविक संख्या होता क्या है, ये ध्यान देना है। क्या समूह है जिसमें दो प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। और ये दो प्रकार की संख्याएं कौन सी होती हैं? पहला इसमें होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो ये दो संख्याओं का, यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, समुच्चय होता है, वो वास्तविक संख्या कहलाता है। इसमें हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पहले समझते हैं। परिमेय संख्या में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। पहला पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक, और दूसरे होते हैं भिन्न संख्याएं। क्या होते हैं? भिन्न संख्याएं। तो यहाँ पर पूर्णांक और भिन्न संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं, ये मिलकर जो समूह बनता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं किस तरीके के होते हैं? परिमेय संख्या के बारे में हम समझेंगे पहले कि परिमेय संख्याएं, हम कोई दो पूर्णांक अगर लेते हैं तो दो पूर्णांक में अगर एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त जो रूप है, जो संख्या है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जिस संख्या से हम भाग दे दिए हैं वो संख्या शून्य को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, कोई भी दूसरा संख्या हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए। भाग जिससे हम दे रहे हैं वो शून्य को छोड़कर कोई भी संख्या हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये अगर मान लेते हैं कि पहला पूर्णांक p है और दूसरा पूर्णांक q है, तो हम यहाँ पे q से अगर भाग देते हैं और यहाँ पर q नॉट इक्वल 0 हो, q क्या है? नॉट इक्वल 0, तो यहाँ पर p अपान q के रूप में जो यहाँ पर ये बन रहा है, ये परिमेय संख्या का रूप है। यानी परिमेय संख्याएं p अपान q के रूप में होती हैं या p अपान q के रूप में बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पूर्णांक में अगर देखते हैं तो पूर्णांक में हम जानते हैं कि शून्य और 1 2 3 इस प्रकार से डॉट डॉट, और इधर चलेंगे शून्य के तो -1 -2 डॉट डॉट, ये पूर्णांक होते हैं। यानी 0 भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि भाग देने में हम शून्य नहीं लेंगे, यानी q हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। p शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर ये सभी पूर्णांक ये परिमेय संख्या के रूप में होते हैं, क्योंकि इनका बटे क्या है? 1। यहाँ पर जिसका बटे नहीं है उसका बटे 1 छिपा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये p अपान q के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और भिन्न, भिन्न में देखते हैं तो भिन्न जो बटे में ही होते हैं, भिन्न अंश बटे हर के द्वारा बनता है। तो उसमें अंश और बटे हर, तो यहाँ पे अंश बटे हर में हम लेते हैं तो इस प्रकार से 2/5, 3/7, 1/9, यानी इस प्रकार से हम भिन्नात्मक, और माइनस में भी हो सकता है ये, तो यहाँ पर प्लस माइनस में भिन्न हो सकता है। तो यहाँ पर ये पूर्णांक और भिन्न
इनका जो समूह है यही परिमेय संख्या कहलाता है। तो अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या में ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात P/Q के रूप में नहीं बनाए जा सकते हैं। तो P/Q के रूप में ये नहीं बन सकते हैं। P/Q नॉट इक्वल 0, नॉट इक्वल, यानी यहाँ पर ये P/Q के रूप में नहीं बन सकते हैं। तो अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं वो P/Q के रूप में नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपरिमेय संख्याएं। तो इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है √2, √3, √5। इस प्रकार से यहाँ पर हमने समझा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक समूह होता है। और ये इस प्रकार से हम वास्तविक संख्या के बारे में समझे। अब हम लोग वास्तविक संख्या के गुणों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। वास्तविक संख्याओं के गुण क्या होते हैं। तो पहला नंबर ध्यान देंगे कि अगर दो वास्तविक संख्याएं जिसमें हम एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों वास्तविक संख्याएं ही हैं। तो यहाँ पर दोनों वास्तविक संख्याएं अगर इनका हम योग करें तो इनका योगफल क्या आएगा। इनका योगफल 2 + √3, अर्थात ये जो योगफल आया है 2 + √3, यह भी वास्तविक संख्या ही होगा। वास्तविक संख्याओं का जो योग होता है वो वास्तविक संख्या ही होता है। दूसरा नंबर, इसी प्रकार से हम अंतर ले लेते हैं। वास्तविक संख्या का जो अंतर होता है यानी व्यवकलन, तो यहाँ पे वास्तविक संख्या का जो अंतर यानी घटाना होता है वो भी वास्तविक संख्या ही होता है। और इसी प्रकार से वास्तविक संख्या का जो गुणनफल होता है यह भी वास्तविक संख्या ही होता है। और इसी प्रकार से भाग में भी हम देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या का जो भागफल होता है वह भी वास्तविक संख्या ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वास्तविक संख्या के गुण होते हैं, अर्थात ये जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये चारों गणितीय संक्रियाओं में वास्तविक संख्याओं का जब संक्रिया होगा ये चारों, तो वो वास्तविक संख्याएं ही प्राप्त होंगी। तो ये इसका गुण होता है। तो वास्तविक संख्या के गुण के बाद अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या के आधार पे कुछ नियम हैं और उन नियमों के आधार पे हम सवालों को हल करेंगे। जिससे पहले हम लोग कुछ बातों का, कुछ चीज़ों का यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक 17 और एक 5, ये दो पूर्णांक हम ले लिए, 17 और 5। तो जो बात अब हम बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है कि और लोग जान भी रहे हो, लेकिन यहाँ पर सब लोग ध्यान देंगे कि हम यहाँ क्या बताने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब जो बताएंगे उससे पूरा जो सवाल चैप्टर का है वो क्लियर हो जाएगा और हर कोई कर सकता है बहुत अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब कि ये 17 और 5 ये दो पूर्णांक हम क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पर 17 5 में बड़ा कौन है, 17, और छोटा 5 है। तो हम इसको चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। 17 ये ग्रेटर देन का चिन्ह लगा दिए, बड़े का चिन्ह, तो 17 ग्रेटर देन 5, अर्थात जो 17 है ये 17 यहाँ पर ये 5 से बड़ा है। तो अब यहाँ पे हम भाग देंगे, तो भाग देंगे तो छोटे से बड़े में भाग, यहाँ पर छोटे से बड़े में यानी 5 से 17 में हम भाग देंगे। तो यहाँ भाग देने पे ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 तिहाई 15। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 2, अर्थात ये शेषफल हो गया। ये तो जान ही रहे हो सब लोग, शेषफल। ऐसे क्या कहते हैं, भागफल। और यहाँ पे जिससे भाग दिए हो इसे क्या कहते हैं, भाजक। इसे क्या कहते हैं, भाजक।
और ये बीच वाला क्या होता है 17 जिसमें भाग दिए हो, ये होता है भाज्य। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो पूर्णांकों को लेने पर जब भाग दिया हमने तो यहाँ पे 4 चीजें मिले, जिसमें जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो जितनी बार हम ले जाएंगे भाग करने के लिए उसे भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में बचेगा उसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ इसके आधार पे हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये सूत्र पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर इस सूत्र का एक बार फिर से हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हमने इसे जब लिखा तो हम चेक करते हैं कि ये सूत्र किस तरीके से बनाया गया है, और इसमें अगर हम जो भाग दिए हैं इनको रखते हैं संख्याओं को, तो यहाँ पर क्या ये सूत्र यहाँ पर राइट है, ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पर ये भाज्य क्या है 17 बराबर भाजक क्या है 5 गुणते भागफल 3 और शेषफल प्लस करके 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इधर वाला ये 5 और 3 का गुणा कर दें तो 5 3 15 और 2 17 के बराबर, अर्थात ये इस प्रकार से हमारा जो भाग करने की क्रिया है ये इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यही चीज हमें बिल्कुल यही चीज अब मानकर करना है। तो हम मान लेते हैं, माना A और B दो पूर्णांक हैं, यह मान लेते हैं कि A और B दो पूर्णांक हैं। जैसे इसमें हमने 17 और 5 को लिया, उसी प्रकार से A और B दो पूर्णांक हैं, जिसमें A ग्रेटर देन B हम मान लेते हैं। इसमें हम A को बड़ा और B को छोटा मान लेते हैं, तो A ग्रेटर देन B। अब भाग करते हैं उसी प्रकार से, तो भाग करेंगे अगर तो B से भाग करेंगे A में, क्योंकि यहाँ पर हम छोटे से भाग करेंगे तो छोटे यानी B से भाग करेंगे बड़े में अर्थात A। तो यहाँ पर B क्या है भाजक और A क्या है भाज्य। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं कि इसका भाग देने पर ये भागफल कितना जाएगा, भागफल हम मान लेते हैं Q, यहाँ पर हम Q मान लेते हैं भागफल जाएगा। और कटने के बाद यहाँ पे भागफल जब जाएगा तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा मान लेते हैं R। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हम मानेंगे कि यहाँ पर भागफल Q और शेषफल R बचेगा। तब हम अगर इस सूत्र के अनुसार इसको अप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो भाज्य यहाँ पे A है इक्वल टू भाजक क्या है यहाँ पे B और इनटू भागफल, तो भागफल क्या है Q, तो इनटू Q और प्लस यहाँ पर शेषफल क्या है R। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हमें ध्यान देना होगा कि इस सूत्र में यानी यहाँ पे जो ये सूत्र हमने लिखा है हिंदी में, तो यही सूत्र हम इस प्रकार से मानकर दो पूर्णांकों को और इनके भागफल और शेषफल को मानकर ये इस प्रकार से शॉर्ट में लिख लिए। और हमें ये ध्यान देना होगा कि इसमें A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है। तो ये सब लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पर यही हम अप्लाई करेंगे सवाल में। तो यहाँ पर ये चीज अगर समझ में आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं एक नियम में। तो ये नियम क्या है देखते हैं। एक नियम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। हाँ बच्चों, यहाँ पर ये नियम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका। इस नियम से यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस नियम के द्वारा अगर दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक यानी A और B है, अगर दो पूर्णांक A B है
तो यहाँ पर भाग क्रिया के द्वारा, जैसे अभी हमने भाग दिया, तो उस भाग क्रिया के द्वारा ही हम यहाँ पर अगर इन दोनों पूर्णांकों का म स निकालेंगे, यानी इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, म स पर निकालेंगे इन दोनों पूर्णांकों का, तो यही क्रिया विधि कहलाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का। यानी इस नियम से हम यहाँ पर दो पूर्णांकों यानी दिए गए दो या दो से अधिक पूर्णांकों के HCF निकाल सकते हैं, म स पर निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये नियम है क्या, ये नियम हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये नियम पहले हम देखेंगे कि इस नियम को, ये नियम क्या कहता है। तो चलो देखते हैं। तो अगर यदि AB दो पूर्णांक हैं तब यहाँ पर हम A ग्रेटर देन B, यानी जो यहाँ पे बड़ा है, मान लेते हैं यहाँ A बड़ा है, जैसे अभी हमने पिछले नियम में हमने दिखाया। तो यहाँ पर A ग्रेटर देन B, तो यहाँ पे भाग देने पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये ध्यान देना है कि जहाँ पे Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल। जहाँ Q भागफल और R क्या है, शेषफल। तो इस प्रकार से ये भाग क्रिया से हम लिख सकते हैं इतना। और जब भाग देने पर ये क्रिया आएगी तो एक चीज ध्यान देना है कि जो R का मान है, जो शेषफल का मान है, वो 0 हो सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अर्थात अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल 0 भी हो सकता है, अगर पूरा कट गया तो शेषफल 0 भी हो सकता है, R का मान 0 भी हो सकता है, और पूरा नहीं कटा तो शेषफल 0 नहीं भी हो सकता है। अर्थात यहाँ ये ध्यान देना होगा कि R का मान 0 होगा, लेकिन अगर 0 नहीं हुआ तो कितना हो सकता है, ये हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर शेषफल जो होगा वो जिस अंक से हम भाग देते हैं, मतलब यहाँ पे ये क्या है, भाजक, तो भाजक B है, तो B से हमेशा R का मान छोटा ही होगा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R का जो मान है ये 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन R का मान B से छोटा होगा। यानी R का मान 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 और 20 के बीच में हो सकता है, लेकिन ये ध्यान देना है कि 20 से छोटा। तो इस प्रकार से यहाँ पे R का जो मान है इसको हमें याद रखना है कि जो शेषफल का मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, लेकिन यहाँ पे जो भाजक है उस भाजक से छोटा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर R का ये कंडीशन हमें याद रखना है। तो अब हमें आगे चलते हैं। तो इसमें ये नियम अगर इतना हम समझ गए हैं तो यहाँ पर अभी हमें ध्यान देना होगा कि जब ये दो पूर्णांकों का हम इस प्रकार से भाग क्रिया करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम ये इस प्रकार से बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे अगर R का मान 0 हो गया, यदि R इक्वल टू 0 यानी शेषफल 0 हो गया, ध्यान देना यहाँ पे, यदि R इक्वल 0 यानी शेषफल अगर 0 हो गया, तब इसका भाजक क्या होगा उस समय, तब अगर यहाँ पे इस कंडीशन में अगर 0 हो गया ये, तो भाजक क्या है यहाँ पे, B है, जो HCF होगा। यानी यहाँ पे R का मान अगर 0 आ जाता है तो इसका भाजक इस समय B है, और यही भाजक B हमारा HCF होगा, यानी AB का जो HCF होगा वो B ही होगा। तो इस प्रकार से है, तब हम ये मान लेंगे। लेकिन अगर R का मान 0 नहीं आता है, अगर R का मान 0 नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, यानी हम ये लिख सकते हैं दूसरे कंडीशन में, यदि R नॉट इक्वल 0, यदि R इक्वल टू 0 नहीं आता है, शेषफल 0 नहीं आता है, तब क्या होगा, तब हम एक बार पुनः यही भाग क्रिया करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि अगर यहाँ R 0 नहीं आया
तब हम भाजक यानी भाजक b को और शेषफल r को लेकर यानी इससे पुनः यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करेंगे। यानी यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने का मतलब क्या है, फिर से यही क्रिया, जैसे यहाँ पे ए बी को हम यहाँ पे भाग दिए, अब भाग देने पे इस प्रकार से लिखे, उसी प्रकार से एक बार फिर से, कब, जब यहाँ पे r का मान 0 न हो, जब शेषफल 0 नहीं आए, तब वहाँ पर उस कंडीशन में हम भाजक, जो उसका भाजक होगा उसको लेंगे और शेषफल जो रहेगा उसको लेंगे। तो b और r, यहाँ पे इस कंडीशन में अगर r 0 नहीं है तो हम b r को लिए हैं, तो b r को यानी भाजक और शेषफल को लेकर पुनः हम यही क्रिया, यही यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ही हम फिर से प्रयोग करेंगे। और फिर से जब ये चीज़ लिखेंगे, जब इसी प्रकार से, तो यहाँ पे अगर r का मान 0 आता है तब वहाँ पर हमारा वहाँ पे ये जो भाजक होगा वही HCF होगा। लेकिन अगर फिर से 0 नहीं आया शेषफल तो वहाँ पर हम एक बार फिर से वही प्रोसेस यानी यही प्रोसेस फिर से करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि r का मान 0 न हो जाए। तो उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। जो इस प्रकार से हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसको हम सवालों में अप्लाई करते हैं, तब ये बात और क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग एक सवाल, एक एग्जाम्पल देखते हैं।